देश में जारी लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे दिखे। कोरोना मामलों की संख्या में 40% गिरावट। अब हर मामले हो रहे हैं। सबसे पहले ये दर थी 3। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 13,835। कोविड-19 से 452 लोगों की मौत, 1766 लोग हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा अधीक्षकों को दिया निर्देश। कहा, कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नहीं किया जाए इलाज से इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के राष्ट्रपति से की फोन पर बात। पीएम ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए है तैयार। दवाइयों से भरे जहाज को मदद के तौर पर भेजने के लिए रूस ने भारत सरकार को कहा शुक्रिया। नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में कोविड-19 के कंटेनमेंट और प्रबंधन पर हुई विस्तार से चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन है सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 22 लाख से ज्यादा। 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस ने कहा, वुहान शोध केंद्र का कोविड-19 से नहीं है कोई संबंध। 1992 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पहली बार सिकुड़ी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के फैसले से काफी मदद मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में स्थिति बेहतर है। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। अब हर 6.2 दिन में कोरोना के मामले हो रहे हैं दोगुने, जबकि पहले ये दर 3 दिन थी। देश में जहां मामले ज्यादा मिल रहे हैं वहां रैपिड टेस्ट किट बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा महज आधे घंटे में नतीजे देने वाले रैपिड टेस्ट किट पर भी काम जारी है और एंटीबॉडी तकनीक और प्लाज्मा तकनीक से इलाज पर भी काम हो रहा है। वैक्सीन विकसित करने के लिए वैश्विक साझेदारी के तहत कोशिशें जारी हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वदेशी पीपीई वेंटिलेटरों पर लगातार काम हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मई तक 10 लाख स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट बना लिए जाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल 13,835 मामले हुए हैं, जिनमें से 11,616 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,766 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 452 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी बाबत लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामाफोसा को आश्वासन दिया कि इस चुनौती के समय भारत आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 को लेकर जारी स्थिति पर चर्चा की। देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की कल राजधानी दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई अन्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कोरोना संकट के खिलाफ जारी मुहिम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ रही है। मेघना, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो अहम खबर है वो ये कि जो लॉकडाउन की स्थिति है या जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बेहद कारगर साबित हो रही है इस तरह के मामलों में नियंत्रण के लिए?
देखिए बिल्कुल रमा, अभी मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। ये जो सब्जी और फल की मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है आज़ादपुर की मंडी, और यहाँ पर खास करके जो एक तरीके से कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, टोकन्स दिए जा रहे हैं। जितने लोग भी इस मंडी के अंदर घुस रहे हैं उनको यहाँ पर टोकन्स दिए जा रहे हैं, और ये टोकन्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जो लोग अंदर जाएं वो लोग कितनी संख्या में अंदर जा रहे हैं, इसको भी एक तरीके से मैनेज करने के लिए इनको यहाँ पर इस तरह के टोकन्स दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या इस टोकन से क्या आप सुनिश्चित कर रहे हैं? इनसे ये पता चलता है हमारे यहाँ कितने बंदे जा चुके हैं अंदर। दिन में 500 से 1000 जने जाते हैं अंदर। तो और ज्यादा लोग जाते हैं तो आप टोकन देना बंद कर देते हैं? हाँ, ज़्यादा जाते तो उनका लिमिट है एक, कि उनसे ज़्यादा नहीं जाएंगे अंदर, तब टोकन बांटने बंद कर देते हैं हम। देखिए रमा, जिस तरीके से ये जो सब्जी मंडी रहती है वो खचाखच लोगों से जनरली भरी रहती है, और खड़े होने के भी जगह यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और लिमिटेड लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है उसे कर्फ्यू पास अपना दिखाना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि किस तरीके से जो उनका जो पास है वो उनको दिखाना पड़ रहा है, और वो पास दिखाकर ही फिर वो वहाँ से चेकिंग करके अंदर आ सकते हैं। एक तरीके का इंश्योर किया गया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी इंश्योर किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इसको एक तरीके से यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं एंट्री को भी। और यहाँ पर आप मेरे सीधे पीछे देख सकते हैं कि एक सैनिटाइजेशन टनल भी है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन टनल है। तो ये सभी चीज़ें, चूंकि एक सब्जी मंडी है तो बेशक जो लोडर्स हैं अनलोडर्स हैं उनका एक तरीके का कॉन्टैक्ट बन जाता है कई बार, तो उसको भी एक तरीके से मास्क, हैंड ग्लव्स, जो गमछे होते हैं, उन सब की मदद से लोग अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कई ड्राइवर्स हैं जो देश भर से गाड़ी चलाकर आते हैं सब्जी मंडी में सब्जी लेकर। जो लोडर्स हैं वो उसको अनलोडर्स हैं जो उसको अनलोड करते हैं और फिर दूसरी गाड़ियों में चढ़ाते हैं। फिर वही सब्जियां, जो सब्जी और फल की जो आपूर्ति हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। इसके साथ ही रमा, मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जो सब्जी का समय है वो 6 से 11 बजे तक का है, और जो फल का समय है वो 2 से 6 बजे तक का है। 6 से 11 और 2 से 6 तक का फल का समय है। तो इससे भी एक चीज़ सुनिश्चित हो रही है कि जो लोग एक साथ सब्जी और फल दोनों चीज़ों के लिए आते हैं वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहे। तो ये यहाँ पर भी बहुत अहम है और इसका भी अनुपालन किया जा रहा है। जी रमा। बिल्कुल मेघना, बेहद अच्छी खबर आपने ये दी कि वहाँ पर भी इतनी बड़ी सब्जी मंडी में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, और बेहद महत्वपूर्ण है ये कोरोना की दर को रोकने के लिए, और जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश भर में डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद सहित सभी प्रमुख जिलों में कोविड अस्पताल तेजी से मरीजों को राहत दे रहे हैं, जिससे कोविड के प्रसार पर रोक भी लगी है। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल को समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में इसे तब्दील किया गया है, जहां 1200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। खास बात यह है कि आधुनिक तकनीकों से लैस इस अस्पताल में संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए एक पूरी रणनीति पर काम किया गया है। कोविड-19 की महामारी के बीच अहमदाबाद का ये सिविल अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अपनी उन्नत सुविधाएं और तकनीकी विशेषताओं के साथ इसे सिर्फ 5 दिनों में ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। तो सब परिस्थितियों में जो इक्विपमेंट्स है, दवाइयों का जत्था है, रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमेबल्स की है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ केयर वर्कर है, उसके लिए जो प्रोटेक्शन की सुविधा है, जिसमें सिंपल मास्क, N95 मास्क और PPE किट जो होती है, वो सब की सुविधा हमने मुहैया करा के रखी है। 1200 बिस्तरों और 228 वेंटिलेटर बेड की सुविधाओं के साथ हर तरह के कोविड मरीजों को हर संभव सहायता ये अस्पताल उपलब्ध करा रहा है। जब मरीज आएगा तो उनको पहले OPD में स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर उनका टेस्टिंग होगा, उनका एक्सरे सोनोग्राफी, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हो जाएगा, और जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको हम भर्ती कर सकते हैं, और जो सस्पेक्टेड केस नहीं है उनको हम वहीं से दवाई देके घर भेज सकते हैं। अगर कोई मरीज़ सीरियस कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसके लिए हमने OPD के पास ही एक ट्रायज एरिया बना के रखा है, जिसमें कि वेंटिलेटर और मल्टीपारा मॉनिटर और इन्फ्यूज़न पंप वगैरह सब सुविधा हमने
तैयार की है। ओपीडी से आईसीयू तक, संदिग्ध मरीजों से लेकर गंभीर मरीजों तक हर स्तर पर यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं लोगों को कोविड से लड़ने को लेकर हौसला दे रही हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज अगर बच्चा है तो यहां पेडियाट्रिक वार्ड भी उपलब्ध है। अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को गुर्दे की समस्या है तो डायलिसिस की सुविधा भी इसी कोविड अस्पताल में मौजूद है। पेशेंट की कंडीशन जैसे कि वो स्टेबल पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है उस हिसाब से, और दूसरी बात कि उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई हाई रिस्क बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी है तो उस तरह से उनको अलग प्रकार की सुविधा और ट्रीटमेंट सबकी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से रखते हैं। समय के साथ जैसे ही नए नए मामले आ रहे हैं, सारे मेडिकल स्टाफ जरूरत के मुताबिक ड्यूटी के बाद अस्पताल में ही रह रहे हैं ताकि वो हर समय अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। जो स्टाफ काम करेगा डॉक्टर से लेके हाउसकीपिंग तक, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, फिर 16 घंटे वो आराम करेगा। उनके आराम करने के लिए और रहने के लिए हमने हॉस्पिटल में ही जो अलग अलग ब्लॉक्स है उनमें आइसोलेशन करके हमने उनके रहने की और खाने की सुविधा मुहैया कराई है। कोविड की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेडिकल स्टाफ खुद के बचाव के लिए भी सारी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। इस अस्पताल के अलावा गुजरात सरकार राज्य के सभी शहरों में बने इसी तरह के कोविड अस्पताल के जरिए न सिर्फ कोविड-19 संक्रमण का परीक्षण कर रही है, बल्कि गुजरात में इस महामारी पर लगाम भी लगा रही है। हमारे बाकी भी जो लोकेशंस पैमाने में 10 से भी ज़्यादा केसेस मिल रहे थे, जैसे कि भावनगर, सूरत, राजकोट एंड गांधीनगर एज वेल एंड वडोदरा, तो इस वजह से उसमें भी हमने बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग करने का एक निर्णय लिया। राजकोट, सूरत और वडोदरा शहरों में भी 250 बेड के कोविड अस्पताल और गुजरात के बाकी सभी जिलों में बने 100 बेड के कोविड अस्पताल भी पूरे राज्य के कोविड की चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली और केंद्र सरकार के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वो जो कोविड-19 के रोगी नहीं हैं मगर जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है उन्हें उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें कुछ अस्पतालों द्वारा गंभीर मामले के रोगियों को कथित रूप से वापस भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों के मद्देनजर सभी चिकित्सा अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी गंभीर मामले के रोगियों और आपातकालीन मामलों में अस्पतालों में देखभाल की जानी चाहिए। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के एलजी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल की इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरोग्य सेतु की तरह फीचर फोन वालों के लिए भी जल्द ही ऐसी सुविधा मिलेगी जिससे उन्हें कोरोना के खतरे से आगाह किया जा सकेगा। टीजी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए तकनीक का जमकर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो लोग क्वारंटाइन के दौरान नियमों का पालन नहीं करते हैं उनका पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। आरोग्य सेतु IVRS, मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्टफोन में आएगा, जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेंगे? तो वो मिस्ड कॉल देंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। यही सारी चीज़ें तो तमिलनाडु के साथ IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं। जियो फेंसिंग हमारे विभाग ने, DOT ने, संचार विभाग ने, व्हाट इज जियो फेंसिंग? अब बहुत से लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है। अब कई बार लोग भाग जाते हैं, मरकज वाले भाग जाते हैं, क्या करना है इसका? तो उन्होंने जियो फेंसिंग बनाया है कि आप 3 टावर के अनुसार अगर आप अपने क्वारंटाइन या अलगाव के इलाके से बाहर भागे तो सिस्टम अलर्ट कर देगा।
तो उनका फ़ोन नंबर शेयर करेंगे, गृह सचिव से बात करके अपने प्रदेशों के। अभी तक 1 लाख फोन अंडर ऑब्जर्वेशन है, समझ। आज रात 10 बजे आप डीडी न्यूज पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ खास बातचीत। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था को इससे $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल अर्थव्यवस्था को संकट की स्थिति से उबारने के उपायों की जानकारी दी। मीडिया से साझा उन्होंने की ये बात और इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और निष्ठा की सराहना की। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई अहम घोषणाएं की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए कहा कि आरबीआई कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वैश्विक संकट के बाद भी 7% की जीडीपी दर के साथ विकास करेगी। Estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 4.4% पर स्थिर है। रिजर्व रेपो रेट 0.25% से घटाकर 3.75% कर दी गई है। आरबीआई ने 3 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत 50,000 करोड़ रुपए से की है। जरूरत पड़ने पर इसे 50,000 करोड़ से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। TLTRO 2.0 के तहत आरबीआई ने MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के चलते बैंक आगे किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, SIDBI को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। NBFC द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिए गए कर्ज पर भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की तरह ही समान लाभ उपलब्ध होंगे। G20 देशों में भारत की स्थिति बेहतर रहेगी। The level of foreign exchange reserves which we have continue to be robust at $476.5 billion on April 10th, equivalent to 11.8 months of imports. RBI has taken a number of steps to ensure normal business functioning by the entire banking sector. As a result, payment infrastructure is running seamlessly. Banks have been required to put in place business continuity plans to operate from their disaster recovery sites and or to identify alternate locations for critical operations so that there is no disruption in customer services. आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आरबीआई की आज की घोषणाओं से नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, MSME, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह WMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में $9 खरब का नुकसान हो सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का NPA नियम लागू नहीं होगा। देश में बैंकिंग कारोबार सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है। वित्तीय संस्थानों ने विशेष तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में बंद है बंगला साहब गुरुद्वारा भी, लेकिन नहीं बंद है तो इसकी रसोई। जी हां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने असहाय और गरीबों का पेट भरने का जिम्मा उठाया है, जिसके तहत गुरुद्वारा बंगला साहिब में हर रोज दोपहर और शाम के भोजन को मिलाकर करीब 75,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है।
कितनी बड़ी है गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई और कैसे तैयार कर रहे हैं यहाँ के सेवादार लंगर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में रोजाना कई हजार लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। किस तरह बनाया जा रहा है ये खाना, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से चावल बनाए जा रहे हैं, पुलाव बनाए जा रहे हैं और सेवादार अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते नजर आ रहे हैं। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो बड़े बड़े पतीलों के अंदर दाल बन रही हैं, सब्जियां बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सेवादार लगे हुए हैं और जब ये सब्जियां वगैरह बन जाती हैं तो किस तरह से यहाँ पर सेवादार उनको ड्रम के अंदर भरते हैं ताकि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर इनको सप्लाई की जा सके। इसके अलावा मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से रोटियां बन रही हैं। खुद सेवादार अपने हाथों से रोटियां बनाकर यहाँ सेक रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में कितने लोगों के लिए बन रहा है लंगर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी। ये गुरुद्वारे की रसोई है। इस रसोई में से आज 50,000 लोगों के लिए खाना बन के जा रहा है। कल इससे भी ज़्यादा बन के गया था। दिल्ली के अंदर हमारे 4 गुरुद्वारा साहिबानों के अंदर और एक हमने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर किचन बना रखी है, जिसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब, गुरुद्वारा नानक देव साहिब, इन गुरुद्वारों के अलावा जो हमारी गुरु तेग बहादुर कॉलेज में हमारी किचन है, इसमें से तकरीबन 1 लाख लोगों को अब तक खाना जा रहा था। लेकिन अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है फीड माई सिटी, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के अंदर और नोएडा में यहाँ पे कर रहे हैं और आज वो उनके माध्यम से फिर 25,000 लोगों को जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी दिल्ली सरकार के एसडीएम आते हैं, दिल्ली सरकार के तहसीलदार हैं या दिल्ली पुलिस है या होमगार्ड है, जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी इसके अलावा भी और संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे खाने की मांग करते हैं। हम ये खाना वहाँ बनाकर उन तक पहुँचाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना आगे ये उनका काम है। इस मशीन के अंदर कुल कितनी रोटियाँ निकलती हैं 1 घंटे के अंदर, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रसोई के प्रभारी, लंगर प्रभारी हरबीर सिंह जी हैं। 1 घंटे में 4000 रोटी बनाती है और 16 से 17 घंटे मशीन चलती है। ऑलरेडी हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक चल रही है, एक हमने एक्स्ट्रा बंद करके रखी हुई है। और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से रोज लंगर बन के जा रहा है, जिसमें दाल, रोटी, प्रसादा हम दे रहे हैं। सुबह और शाम करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाया जा रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में। इस खाने को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। जब देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में वो लोग सामने आ रहे हैं जो वाकई में मानवता के लिए मिसाल हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ ही देश भर में एक दूसरे का हाथ थामकर राहत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना एक समर्पित अधिकारियों का समूह है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी सहयोग जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करता है। इनकी पहल का नतीजा भी दिखने लगा है, जिसमें असम के करीमगंज जिले में गरीबों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में रह रहे गरीब लोगों को भारी मात्रा में राशन का वितरण किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण अब तक 22 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमण और मरने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में है। यहाँ 6,99,706 से अधिक लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 36,773 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस का कहना है कि नए कोरोना वायरस और चीन के वुहान स्थित P4 अनुसंधान प्रयोगशाला के कड़ियां जोड़ने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं मिला है।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया में चल रही कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान की P4 प्रयोगशाला के बीच संबंध स्थापित करने की खबरों की पुष्टि के लिए अभी कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं मिला है। इस बीच फ्रांस में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 761 मौतों के साथ यहां मृतकों की कुल संख्या 18,700 के पार चली गई है, लेकिन यहां एक महीने पहले लगाए गए लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में भी लगातार 9वें दिन कमी देखने को मिली। चीन में कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ कई जिंदगियां खतरे में है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी इसकी मार झेल रही है। 1992 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पहली बार सिकुड़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की एक बड़ी वजह वायरस को फैलने से रोकने के लिए होने वाला खर्चा है। यहाँ कारोबार संबंधी यात्राओं, सामान और लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वायरस के डर के बीच लोग बाहर जाने से बच रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, परिवहन, होटलों और दुकानों पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।